चलिए आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम ना दुनिया की कुछ सबसे आधुनिक तकनीकों के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, और ये विषय सच में बहुत ही शानदार है। बिल्कुल, मतलब अगर हम हाई एंड 3D वीडियो गेम्स को देखें जहां परछाइयां एकदम असली लगती हैं, या फिर अंतरिक्ष में बहुत ही सटीक दिशा में उड़ने वाले हमारे सैटेलाइट्स। हाँ, और यहाँ तक कि आजकल की वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी दुनिया को ही बदल रही है, जो हर जगह छाई हुई आजकल। सही कहा। तो ना सतह से देखने पर ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे कोई बहुत ही जटिल या भविष्य का कंप्यूटर कोड काम कर रहा होगा, जो कि बहुत ही आम सोच है। हाँ, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इन सारी आधुनिक तकनीकों के पीछे ना 17वीं सदी का एक बहुत ही पुराना गणितीय फॉर्मूला धड़क रहा है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे लोग सदियों से सिर्फ कागज और कलम से हल करते आ रहे थे। बिल्कुल, और आज वही तरीका हमारे सिलिकॉन चिप्स का एक तरह से छिपा हुआ दिमाग बन चुका है। विज्ञान के इतिहास में ना ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, मतलब अक्सर हम यही मानते हैं ना कि कोई नई तकनीक आएगी तो वो पूरी तरह से नए सिद्धांतों पर बनी होगी। एकदम, हम सोचते हैं कि पुरानी किताबों को किनारे रख दिया गया होगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में हम अक्सर सदियों पुरानी गणित की नींव पर ही अपनी सबसे ऊंची इमारतें खड़ी कर रहे होते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि आखिर एक पुराना गणितीय तरीका आज की मॉडर्न कंप्यूटिंग की रीढ़ कैसे बन गया। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा का विषय है न्यूटन-रैफसन विधि, जिसे अंग्रेजी में न्यूटन-रैफसन मेथड कहते हैं। और हमारे पास आज जो स्रोत है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, हमने कई अलग अलग जगह से जानकारी जुटाई है, जैसे विकिपीडिया के कुछ ऐतिहासिक पन्ने देखें, नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी JPL की एक IPN प्रोग्रेस रिपोर्ट भी है। हाँ, और कुछ प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग फोरम्स के अनुभव। इसके अलावा मशीन लर्निंग और एच मैट्रिसेस पर लिखी गई एक बहुत ही गहरी तकनीकी थीसिस। YouTube वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट्स भी इस रिसर्च का हिस्सा है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने का हमारा जो आज का मिशन है वो ये समझना है कि ये गणितीय तरीका असल में काम कैसे करता है। क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है ना, ये एक सोचने का तरीका है। सही बात है। और हमें ये भी देखना है कि असली दुनिया में ये खामोशी से क्या क्या चला रहा है और इसकी सबसे बड़ी कमियां क्या हैं। हाँ, जहां पर ये पूरी तरह से टूट जाता है। और अंत में ये भी कि आधुनिक विज्ञान इसके आगे क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले इसके काम करने के तरीके को समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे स्रोतों में ना इसे ग्राफिकल तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। तो अगर हम सब अपने दिमाग में एक साधारण से ग्राफ की कल्पना करें, एक आड़ी रेखा जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हाँ, वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। बिल्कुल। और एक लहरदार रेखा या कर्व जो ऊपर से आकर उस एक्स एक्सिस को किसी एक बिंदु पर काटती है। तो गणित की भाषा में जिस बिंदु पर वो कर्व एक्स एक्सिस को काटता है ना, हाँ, उसी को खोजना हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। हाँ, और किसी भी जटिल समीकरण का वो रूट खोजना हमेशा से गणितज्ञों का सिरदर्द रहा है। एकदम सही। और यहीं पर ना न्यूटन-रैफसन विधि की सबसे बड़ी चतुराई सामने आती है। अरे वाह, वो कैसे? ये तरीका ना सीधे सही उत्तर यानी उस रूट को खोजने की कोशिश ही नहीं करता। अच्छा, तो फिर ये करता क्या है? इसके बजाय ये एक बहुत ही समझदार अंदाजा लगाने से शुरू होता है। मान लीजिए कर्व पर कहीं भी एक बिंदु चुन लिया गया। ये हमारा शुरुआती अनुमान या इनिशियल गैस है। समझ गया। अब उस बिंदु से उस कर्व की ढलान के सहारे एक सीधी रेखा खींची जाती है, जिसे टैंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहते हैं। और वो स्पर्श रेखा जहां जाकर नीचे उस एक्स एक्सिस को छूती है, वो बिंदु हमारे पहले वाले अनुमान से ज्यादा सटीक होता है। एकदम सटीक, वो हमारा नया अनुमान बन जाता है। और यहीं से ये प्रक्रिया खुद को दोहराती है ना। हाँ, उस नए बिंदु से आप फिर कर्व पर जाते हैं, एक नई स्पर्श रेखा खींचते हैं और वो आपको उस रूट के और भी करीब ले जाती है। मतलब जैसे जैसे ये चक्र चलता है, हम एकदम सटीक उत्तर पर जूम इन करते जाते हैं। स्रोत सामग्री में इस खूबी को क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस कहा गया है। बिल्कुल। और इस क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस का मतलब है कि हर एक कदम के साथ ना उत्तर की सटीकता लगभग 2 गुनी हो जाती है। अरे वाह, मतलब अगर पहले कदम में दशमलव के बाद 2 अंक सही मिले हैं तो अगले में 4 सही होंगे। हाँ, और उसके बाद 8। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे हम वो हॉट एंड कोल्ड वाला गेम खेलते हैं। हाँ, जहाँ हमें कोई छिपी हुई चीज ढूंढनी होती है। बिल्कुल। लेकिन इस गेम में अंधेरे में तीर नहीं चलाए जा रहे हैं। हर बार जब हम अनुमान लगाते हैं तो गणित हमें एक ऐसा जादुई तीर दे देता है जो सीधा लक्ष्य के और करीब जाकर लगता है। एकदम सही उपमा है।
और पता है, ये जो समझदार तीर वाली तकनीक है, ये रातों रात इजाद नहीं हुई थी। हाँ, इतिहास के स्रोत तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। इसका पूरा श्रेय सिर्फ आइजैक न्यूटन को देना सही नहीं होगा। इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। मतलब कितनी पुरानी? प्राचीन बेबीलोनियन सभ्यता के लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए बिल्कुल ऐसा ही अनुमान और सुधार वाले तरीके का इस्तेमाल करते थे। क्या बात है, मतलब हजारों साल पहले? हाँ, उसके बाद 12वीं सदी में शराफ अल-दीन अल-तूसी और 15वीं सदी में अल-काशी जैसे महान इस्लामी विद्वानों ने ऐसे ही तरीकों को आगे बढ़ाया। तो फिर इसमें न्यूटन की क्या भूमिका थी? और ये नाम में जो रैफसन है वो कौन है? तो आइजैक न्यूटन ने ना 1669 के आसपास कैलकुलस का उपयोग करके इसे पॉलिनोमियल्स के लिए लागू किया। अच्छा। लेकिन न्यूटन का जो मूल तरीका था ना, वो काफी उलझा हुआ था। आज हम जिस साफ सुथरे रूप का इस्तेमाल करते ना, जिसमें फंक्शन को उसके डेरिवेटिव यानी ढलान से भाग दिया जाता है, हाँ। वो आसान वाला फॉर्मूला, बिल्कुल, वो जोसेफ रैफसन ने 1690 में विकसित किया था। तो उन्होंने न्यूटन के विचार को सरल बना दिया। हाँ, जिसे आज कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे कागज पर रेखाएं खींचने का ये तरीका आज की डिजिटल दुनिया का अदृश्य इंजन बन गया है। बिना इसके तो आज की तकनीक की कल्पना भी मुश्किल है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में 3D गेमिंग और एनिमेशन सॉफ्टवेयर का जिक्र किया गया है, जैसे अनरियल इंजन या यूनिटी और ब्लेंडर। हाँ, जब स्क्रीन पर कोई हाई एंड गेम चल रहा होता है तो उसमें जो रोशनी दिखती है या पानी में पड़ने वाली परछाइयां, वो सब रे ट्रेसिंग नाम की तकनीक से होता है ना? एकदम सही। और रे ट्रेसिंग असल में गणित का एक बहुत भारी खेल है। इसे ऐसे समझें कि गेम के हर फ्रेम में कैमरे से लाखों प्रकाश की किरणें निकलकर 3D दुनिया की चीजों से टकराती हैं। और एक प्रकाश की किरण को गणित में एक सीधी रेखा के तौर पर देखा जा सकता है। हाँ, और गेम के अंदर जो 3D चीज है, मान लीजिए एक सेब है, तो वो एक जटिल कर्व्ड समीकरण है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश उस सेब से ठीक किस पिक्सल पर टकराएगा, ये पता लगाना असल में उन दो समीकरणों के कटने की जगह खोजने जैसा ही है। बिल्कुल, वही रूट खोजने जैसा। और कंप्यूटर को ये गणना सेकंड के 1000वें हिस्से में करनी होती है, वो भी लाखों किरणों के लिए। और यहीं पर न्यूटन रैफसन विधि अपनी एंट्री मारती है। हाँ, वो तेजी से अपनी स्पर्श रेखाओं वाला तरीका इस्तेमाल करके उस सटीक पिक्सल को ढूंढ लेती है। तभी बिना गेम को धीमा किए हमें स्क्रीन पर एकदम असली ग्राफिक्स दिखाई देते हैं। और बात सिर्फ गेमिंग की नहीं है। इंजीनियरिंग फोरम्स बताते हैं कि रोबोटिक्स में भी इसका गहरा इस्तेमाल है। हाँ, उस इनवर्स किनेमैटिक्स वाली चीज में। बिल्कुल। मान लीजिए कार की फैक्ट्री में एक इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म है। हाँ। जैसे ABB IRB 140। उसे कार के दरवाजे पर किसी सटीक जगह वेल्डिंग करनी है, तो रोबोट के हाथ को सही XYZ जगह पर पहुंचाना तो आसान है, लेकिन उस रोबोट के कंधे, कोहनी और कलाई को कितने डिग्री मोड़ना होगा कि हाथ ठीक वहीं पहुंचे, ये असली सवाल है। एकदम। और ये एक बहुत भारी पॉलिनोमियल समीकरण बन जाता है। न्यूटन रैफसन इस बड़े समीकरण को छोटे छोटे अनुमानों में तोड़कर तेजी से उन सटीक एंगल्स की गणना कर लेती है। इसके अलावा तेल और गैस इंडस्ट्री में कोलब्रुक समीकरण को हल करने के लिए भी यही विधि इस्तेमाल होती है, पाइपलाइनों में प्रेशर का पता लगाने के लिए। हाँ, और सबसे अहम बात, हमारे पावर ग्रिड्स। जब लाखों घरों में AC और टीवी चालू या बंद होते हैं तो ग्रिड में वोल्टेज का संतुलन बनाए रखना होता है। बिल्कुल। और पावर फ्लो स्टडीज में इस फॉर्मूले को लगातार करोड़ों बार चलाकर ग्रिड को फेल होने से बचाया जाता है। ये सच में एक अदृश्य इंजन है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर ये तरीका इतना ही तेज और सटीक है कि हमारे पावर ग्रिड और वीडियो गेम सब इसी पर चल रहे हैं, तो क्या ये कभी फेल नहीं होता? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अच्छा? गणित में कोई भी चीज जादुई छड़ी नहीं होती। न्यूटन रैफसन विधि की सबसे बड़ी कमजोरी इसका वही हिस्सा है जो इसकी ताकत है। आप शुरुआती अनुमान की बात कर रही हैं? एकदम सही। ये तरीका तभी काम करता है जब शुरुआती अनुमान उत्तर के थोड़ा आसपास हो। और अगर पहला अनुमान गलत जगह लग गया तो ये पूरी तरह से अराजकता में बदल जाता है। मतलब रियल वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ये ऐसा हुआ कि आपको किसी अजनबी शहर का रास्ता खोजना है, लेकिन ये नक्शा तभी काम करेगा जब आप पहले से ही अपनी मंजिल के उसी मोहल्ले में खड़े हों। बहुत सटीक उपमा है। अगर आप शहर के दूसरे कोने में हैं, तो ये नक्शा आपको मंजिल तक पहुंचाने के बजाय शहर के बाहर जंगल में भटका देगा। बाप रे। विकिपीडिया स्रोत में इसका एक बहुत ही डरावना गणितीय उदाहरण है।
कौन सा? एक समीकरण है x की पावर 1/3। इसका सही उत्तर एकदम शून्य पर है। ठीक है। लेकिन अगर हम एकदम शून्य से शुरुआत नहीं करते और मान लीजिए 0.0001 जैसे बेहद करीब के नंबर से शुरुआत करते हैं, तो क्या होता है? तो स्पर्श रेखा सही दिशा में जाने के बजाय उल्टी दिशा में भागने लगती है। हर कदम के साथ अनुमान सही उत्तर के पास जाने के बजाय उससे और दूर होता जाता है। अरे मतलब जवाब से पूरी तरह दूर? इसे गणित में डाइवर्जेंस कहते हैं ना? हाँ, और एक और समस्या है जिसे अनंत दोलन या ऑसिलेशन कहते हैं। वो x³ - 2x + 2 वाले समीकरण की तरह? बिल्कुल। अगर इसमें हम 0 या 1 के आसपास अनुमान लगाते हैं तो ये तरीका कभी उत्तर तक पहुंचता ही नहीं है। वो 0 और 1 के बीच हमेशा के लिए फंसा रहता है, पेंडुलम की तरह। एकदम सही। और जब बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आती है ना, तो ये अराजकता एक डरावनी कला बन जाती है। हाँ, स्रोतों में वो न्यूटन फ्रैक्टल्स का जिक्र था। वो शायद इस विधि का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। अगर शुरुआती अनुमान में 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से का भी बदलाव कर दिया जाए तो अंतिम परिणाम पूरी तरह बदल सकता है। और जब इन गलतियों के पैटर्न को रंगों में ढाला जाता है तो वो बेहद सुंदर लेकिन डरावने फ्रैक्टल चित्र बनाते हैं। हाँ, जो दिखाते हैं कि गणित कितना नाजुक हो सकता है। रुकिए, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ ये रोबोट्स को एकदम सटीक वेल्डिंग करना सिखा रहा है और दूसरी तरफ जरा सा गलत अनुमान इसे भूलभुलैया में फंसा देता है। और चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। जब हम आज के डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की दुनिया में आते हैं तो एक और बहुत बड़ी तकनीकी दीवार सामने आ जाती है, द मैट्रिक्स प्रॉब्लम ना? बिल्कुल। जब हम सिर्फ 1 या 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो न्यूटन-रैफसन आसानी से काम कर लेता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तो लाखों करोड़ों वेरिएबल्स होते हैं एक साथ। हाँ, जैसे उस थीसिस वाले स्रोत में बताया गया है कि आज के न्यूरल नेटवर्क्स जैसे रेजनेट 50 में 16 मिलियन यानी 1.6 करोड़ पैरामीटर्स होते हैं। बाप रे! अब न्यूटन-रैफसन को इतने सारे वेरिएबल्स के लिए काम करना है। और यहाँ एक साधारण स्पर्श रेखा से काम नहीं चलता। सिस्टम को यह देखना होता है कि अगर एक पैरामीटर थोड़ा सा बदलता है तो उसका असर बाकी सभी 1.6 करोड़ पैरामीटर्स पर क्या होगा। इसके लिए तो एक बहुत बड़ा ग्रिड बनाना पड़ता होगा। हाँ, जिसे हेशियन मैट्रिक्स कहते हैं। यह 1.6 करोड़ गुणा 1.6 करोड़ का एक ऐसा जाला है जिसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और समस्या ये है कि न्यूटन-रैफसन के हर एक कदम पर इस पूरे विशाल ग्रिड को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता है। स्रोत बताते हैं कि इस ग्रिड को बनाने की जटिलता बिग O(n)² होती है। मतलब अगर डेटा दोगुना होता है तो समय 4 गुना हो जाएगा। बिल्कुल। और इतना बड़ा मैट्रिक्स बनाना इतना भारी काम है कि दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर इसे हर कदम पर कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो जब ये फॉर्मूला बड़े और जटिल डेटा के सामने घुटने टेकने लगता है तो आधुनिक विज्ञान क्या करता है? यहीं पर एआई के शोधकर्ता इस विधि को सुपरचार्ज करते हैं। उन्होंने न्यूटन सीजी नाम का एक तरीका निकाला है। ये ट्रिक सिस्टम को पूरा हेशियन मैट्रिक्स बनाने ही नहीं देती। मतलब आपको पूरे शहर का भारी नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस कदम दर कदम पूछ लेते हैं कि अगला मोड़ कहां से लेना है। बिल्कुल। गणित की भाषा में ये पूरे मैट्रिक्स को बनाए बिना सीधे हेशियन मैट्रिक्स और एक दिशा सूचक वेक्टर का गुणनफल निकाल लेती है। तो एआई के मामले में हमने गाड़ी के इंजन को चालाकी से हल्का कर दिया और थीसिस में एच मैट्रिसेस का भी जिक्र है जो उस बिग O(n)² की डरावनी समस्या को कम करके बिग O(n) log n कर देता है। हाँ, एआई में तो हमने शॉर्टकट निकाल लिए, लेकिन अंतरिक्ष नेविगेशन में ना शॉर्टकट काम नहीं आते। JPL की रिपोर्ट वाला हिस्सा जो इस रिसर्च का सबसे चौंकाने वाला पार्ट था। बिल्कुल। हम फोन में जो GPS इस्तेमाल करते हैं वो इसी पुरानी न्यूटन-रैफसन विधि का उपयोग करता है, लेकिन सैटेलाइट्स के लिए बार बार ये मैट्रिक्स बनाना बहुत सारी बैटरी चूस लेता है। हाँ, विशेषकर जब अंतरिक्ष में फॉर्मेशन फ्लाइंग करनी हो, जहां मिलीसेकंड्स और ऊर्जा की एक एक बूंद कीमती है। इसीलिए नासा के वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल ही नया रास्ता खोज निकाला, न्यू ज्योमेट्रिक ट्राइलेट्रेशन स्कीम, जो न्यूटन-रैफसन को पूरी तरह छोड़ देती है और पुरानी ज्यामिति या ज्योमेट्री की ओर लौटती है। हाँ, इसमें वो पाइथागोरस प्रमेय और डायरेक्शनल कोसाइन का इस्तेमाल करके सीधे लोकेशन निकालते हैं। बिल्कुल, बिना बार बार मैट्रिक्स बनाए। ये तो ऐसा हुआ ना कि GPS के मामले में हमने वो भारी गाड़ी ही छोड़ दी और पाइथागोरस की पुरानी लेकिन तेज साइकिल से रेस जीत ली। एकदम सटीक। और नासा की सिमुलेशंस बताते हैं कि ये नया तरीका
पारंपरिक विधि जितना ही सटीक है लेकिन बहुत कम पावर लेता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सफर बहुत ही अद्भुत रहा है। 17वीं सदी में कागज पर खींची गई वो स्पर्श रेखा आज की डिजिटल दुनिया की धड़कन बन गई। और हमने ये भी देखा कि विज्ञान कभी रुकता नहीं है। जब एआई को ट्रेन करना था तो हमने पर्लमटर ट्रिक खोज ली, और अंतरिक्ष के लिए हमने नई ज्यामितीय विधि अपना ली। तकनीक हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेती है। ये सच में हैरान करने वाला है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज हम इंसानों ने एआई को ट्रेन करने के लिए न्यूटन के सिद्धांतों में बदलाव किए हैं, शॉर्टकट्स बनाए हैं, लेकिन क्या भविष्य में कभी ऐसा वक्त आएगा जब खुद एक सुपर इंटेलिजेंट एआई अपनी बनावट को बेहतर करने के लिए कोई बिल्कुल नई और अकल्पनीय गणितीय विधि खोज निकालेगी, जो शायद इंसान के दिमाग की समझ से ही पूरी तरह बाहर हो? बिल्कुल। क्या हमारा अगला सबसे बड़ा गणितीय इंजन कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन लिखेगी? ये सच में बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आने वाले कल की ओर इशारा करता है। चलिए इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।